इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पावी तंत्र को समझना। तो बेहतर होगा कि सबसे पहले हम पावी तंत्र को समझें। पावी तंत्र को समझे हुए हैं, पावी तंत्र के विभिन्न घटकों को, उनकी संरचना को, उनके आहार जाल को समझने की आवश्यकता है। पावी तंत्र जैसा पता ही है कि जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो उसके भौतिक और जैविक घटक हैं, भौतिक घटक में जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, और जैविक घटक में सभी सजीव आ गए। इन दोनों का सम्मिलित रूप पावी तंत्र हो गया। पावी तंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। बस आपको यह देखना है कि आपको कितने क्षेत्र पे स्टडी कर पाने में आप सक्षम हो सकते हैं। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को एक पावी तंत्र के रूप में देखते हैं। पूरा जैव मंडल, पूरा बायोस्फीयर ही एक इकोसिस्टम मानते हैं वो, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पावी तंत्र समाहित होते हैं। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः इसको आप दो आधारभूत श्रेणियों में बांट सकते हैं, स्थलीय और जलीय। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि ये सभी स्थलीय पावी तंत्र में आ गए, जबकि जलीय पावी तंत्र में आप झील, तालाब, जो दलदली क्षेत्र है, नदियां, ज्वार या नदमुख एस्चुअरी जिसको कहते हैं, ये सभी जलीय पावी तंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित पावी तंत्र के रूप में जो शस्य भूमि है, जो जल जीवशाला है, उसको आप मान सकते हैं। जैसे मछली पालन के लिए कृत्रिम पावी तंत्र बनाते हैं वो, तो वो सब मानव निर्मित पावी तंत्र हो गया। अब पावी तंत्र की संरचना को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें जो निवेश करता है, जो उत्पादकता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, जो आहार श्रृंखला है या आहार जाल है, जो पोषण चक्र है, ऊर्जा का जो निर्गम है, निम्नीकरण एवं ऊर्जा की क्षति है, उसका जो अवगमन है यानी अवबोध होना है, ये सब आप कर पाएंगे, है ना। साथ ही आप इन चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुई। ठीक है, आप यह भी सक्षम होंगे कि कौन सा आहार लेना ज्यादा बेहतर होगा, शाकाहार की मांसाहार, किसमें ऊर्जा अधिक होगी, शाकाहारियों में कि मांसाहारियों में। हमको सूर्य से ऊर्जा डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, तो कैसे ऊर्जा मिलती है? चावल हमको ऊर्जा नहीं देता, बल्कि चावल में संचित सूर्य सौर ऊर्जा जो है, उससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। ये तमाम चीजें हम आपको आगे क्लियर कर दें। सबसे पहले पावी तंत्र की जो संरचना है एवं क्रियाशीलता है, जो एक्टिविटी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है इकोसिस्टम का, और उसका जो है एक्टिविटी कैसा है इकोसिस्टम का, इसको हम लोग क्लियर करें। पावी तंत्र का जो विभिन्न घटक है, घटक जैविक घटक है, जैविक घटक इस सबसे आप पहले से वाकिफ है, और एनसीएससी वीडियो नंबर 1 में भी इसको हम क्लियर किए थे। फर्स्ट क्लास 10th का एक इकोसिस्टम का मेरा बायोलॉजी का वीडियो होगा, उसमें भी क्लियर किए थे इसको। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के पावी तंत्र की विशिष्टता है। भौतिक और जैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं। अब जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाएंगे, तो पेड़ पौधे को कहाँ से मिलेगा? ठीक है, और फिर वो CO2 का पर्यावरण में भी योगदान है, और फिर ऑक्सीजन का पर्यावरण में योगदान है। आप यदि सूर्य से हमको ना मिले तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी की? तो इस तरह से आप बहुत सारी संरचनाएं ऐसे हैं जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया करके एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर पावी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। यदि अब इन घटकों को आप अधिक और समेकित रूप से देखेंगे तो पाएंगे कि पावी तंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है ना। ये जो भौतिक संरचना है, और इस भौतिक संरचना में पावी तंत्र की जो पादप एवं प्राणी प्रजातियां हैं, उनकी पहचान एवं गणना तो आप कर सकते हैं, और इसकी प्रजातियों की जो कंपोजिशन है,
इसको आप प्रकट कर सकते हैं। कंपोजिशन आप कैसे देखेंगे, तो विभिन्न प्रजातियों की जो ऊर्ध्वाधर स्तर है, ऊर्ध्वाधर समझ गए, तो जो ऊर्ध्वाधर स्तर हैं उसमें स्तर विन्यास आप कर सकते हैं। जैसे एक आप जंगल की बात करें, वन में पालितंत्र को आप लेते हैं, जंगल को पालितंत्र मानते हैं और उसके जैविक घटक की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ा पेड़ है उसमें वृक्ष है, उसको आप सबसे ऊपर रखे ऊर्ध्वाधर स्तर में, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके बाद झाड़ी को रखे जो उससे छोटा है, जड़ी बूटी सब उसके नीचे आ गया, और उससे उसके नीचे अब घास को रखे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो 3 स्तर का निर्माण हो गया हाइट के हिसाब से, जिसका हाइट सबसे ऊंचा है उसको सबसे ऊपर रखे, और जो सबसे नीचे जो जमीन से लगा हुआ घास वगैरह उसको आप सबसे नीचे रखें। तो इस तरह से आप विभिन्न तरह से स्तर विन्यास उसका कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप इन बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं, इस पर उत्पादकता पर, अपघटन पर, ऊर्जा प्रवाह पर और पोषण चक्र पर। एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को समझने के लिए एक छोटे तालाब को आप यदि आप ले, मान लीजिए कि आप पूरा महासागर का स्टडी तो नहीं कर सकते हैं, एक छोटे पौंड को ही ले, तालाब को ले लें, और वहां आप देखेंगे कि यह स्वपोषी और अपेक्षित रूप से एक सरल उदाहरण आप पाएंगे जो एक जलीय पारितंत्र में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में आपको सहायक होगा। अब है क्या, तो एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। जैसे पानी, जल में जो पानी, तालाब है तो जल है, पानी है, तो पानी जैविक घटक है क्या, जैविक घटक, तो अजैविक घटक है, एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व तथा प्रचुर मृदा नीचे तालाब की तली में जमा, मिट्टी कहाँ है, तालाब की तली में जमा होते हैं। जो सौर निवेश है, ताप का चक्र है, दिन की अवधि तथा अन्य जलवायुवीय परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। दिन में जो एक्टिविटी तालाब के भीतर होगा वो रात में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रात में सूर्य ताप नहीं मिल पाएगा। स्वपोषी घटक जैसे पादप प्लवक, कुछ काई जिसको शैवाल, शैवाल जो है काई हम लोग आम तौर की भाषा में कहते हैं, तथा प्लवक फाइटोप्लैंक्टन जिसको आप कह सकते हैं, एवं निमग्न तथा किनारों पर जो सीमांत पादप तालाब के किनारों पर ये सब पाए जाते हैं। काई लगा रहता है, नहीं कहते हैं कि अब तालाब में जाकर देखना काई लगा हुआ फिसल जाओ। उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर है का प्रतिनिधित्व प्राणी प्लवक तथा स्वतंत्र प्लवी एवं तलीयवासी जीव स्वरूपों द्वारा पारितंत्र किया जाता है। अब घटक के उदाहरण में आप कवक एवं जीवाणु को ले सकते हैं, वो भी तालाब में मौजूद है, जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता में पाए जाते हैं। ये आपको जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो उसमें काफी सुविधा होगी कि आपके ये कौन से घटक कहाँ कहाँ उनकी उपस्थिति होती है एक छोटे तालाब में। ठीक है, तो मिट्टी है कहाँ, जहाँ मिट्टी है खासकर उधर उधर ही कवक और शैवाल जैसे घटक पाए जाते हैं। तो ये तालाब की तली में चूंकि मिट्टी होती है तो ये भी वहीं पाए जाते हैं, कहाँ, तली। अब आते हैं हम लोग कि जो किसी भी पारितंत्र की सभी क्रियाओं को निष्पादित करती हूँ, जैसे स्वपोषी द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों की कार्बनिक तत्वों में बदलना, जैसे CO2 है और उससे ग्लूकोज बना, स्टार्च बना, तो ग्लूकोज या स्टार्च क्या है, वो कार्बनिक तत्व है, और CO2 क्या है, अकार्बनिक तत्व है, जल क्या है, अकार्बनिक तत्व है। तो सौर ऊर्जा के कारण अकार्बनिक तत्व कार्बनिक तत्व में बना, भले ही वहां जो हरित लवक है हमारा वो उसकी मौजूदगी में हुआ, तो ये सब हम आगे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अकार्बनिक तत्व से कार्बनिक तत्व बन रहा है सौर विकिरण की उपस्थिति में। जब तक सौर विकिरण की ऊर्जा को उपभोग नहीं होगा तब तक कन्वर्जन
प्लांट के द्वारा नहीं होता। विभिन्न स्तरों के परपोषकों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण, परपोषक स्वपोषक का भक्षण करते हैं। मृत जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबार होती रहती है और यही चक्र चलता रहता है। ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषी स्तरों की तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और ऊष्मा के रूप में हानि होती। अब है कि जो हानि हो रही है या हानि का क्या प्रभाव हो रहा है, तो इसको हम एक चक्र में बताएंगे कि कैसे सूर्य की विकिरण से प्लांट को कितना आया और प्लांट से फिर जो प्रथम स्तर पर मौजूद हैं शाकाहारी प्रथम उपभोक्ता, जिनको कहेंगे प्रथम स्तर उपभोक्ता, उनको कितना ट्रांसफर हुआ, ये हम आगे क्लियर करें। सबसे पहले इसके जितने पहलू हैं, इस पहलू में उत्पादकता को समझें। उत्पादकता क्या हुआ कि किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं इसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा की निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता होती है। निरंतर निवेश में इनपुट की आवश्यकता होती है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा होती है। क्लियर? इसे भार में आप ले सकते हैं या ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग क्षेत्रफल में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ही उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता हो क्या गया, प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, तो जैव मात्रा का जो उत्पादन दर है प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसी को आप क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी का मतलब यही नहीं हुआ, अन्य साइंस के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग इसके मायने हैं। आपके जो इस क्षेत्र में जो इकोसिस्टम है उसके क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि प्रति एकांक क्षेत्र में क्या बायोमास का जो बनना जो उसका भार है वो हो गया। उस भार को आप किलोग्राम में ले या ऊर्जा के रूप में ले, वही उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई। इससे विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। कहाँ प्रोडक्टिविटी अधिक है, कहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, वो सारा प्रोजेक्ट हम आपको इस तरह का सुझाव दिए हैं, क्या बना सकते हैं। यहाँ प्रोडक्टिविटी की चर्चा या प्रोडक्टिविटी पर होने वाले इफेक्ट की चर्चा है, तो वहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादन तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित कर सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता में श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमको नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कैसे निकालेंगे आप, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको आप शॉर्ट में एनपीपी कह सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ये आर क्या हुआ, तो आर रिड्यूस कितना हुआ, क्षति कितना हुआ, तो जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसमें से जो ऊर्जा की हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसको यदि आप घटा देते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग में भी क्षति होती है, तो आपके प्रक्रम को आप समझेंगे, मेटाबॉलिज्म को यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो एक वीडियो हमारा है जैव प्रक्रम का, उसमें हम क्लियर किए हुए हैं। तो आप क्षति उसमें से घटा देंगे तो आपका नेट प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी आपको प्राप्त हो जाएगा। नेट प्राथमिक उत्पादकता परिपोषितों की खपत जो शाक भक्षी या घटक है के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है, उनका बायोमास होता है। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने
नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। संपूर्ण जीव मंडल के वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। ध्यान में रखना है आपको, जितना पूरा बायोस्फीयर आप ले लीजिए, उसमें जो एनुअल प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो भार है वह कार्बनिक तत्व जितने हैं उसके रूप में लगभग कितना माना गया है, 170 बिलियन टन आंका गया है। इसका अर्थ है कि पूरे बायोस्फीयर में प्रति वर्ष 170 बिलियन टन कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है, या कहे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका होगा। समुद्र में तो बहुत ज्यादा ये एक्टिविटी नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर आप देखें कि जितना ही भाग है, 30% जो स्थलीय भाग है, बहुत सारा पर्वतीय भाग भी है, चट्टान भी है, तो लेकिन जितना ही आपको जिस क्षेत्रों में जहाँ पेड़ पौधे पाए गए हैं और इनकी उत्पादकता यदि आप देखें तो 55 बिलियन टन है। सूर्य में तो पौधे कम है, तो निश्चित तौर पर सूर्य की अपेक्षा स्थलीय भागों में उत्पादकता अधिक होगी। अपने आप महासागरों की निम्न उत्पादकता के कारणों पर को आप समझ सकते हैं कि निम्न उत्पादकता क्यों होगी, क्योंकि वहां पे प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं जहां थोड़ा बहुत बनता है। समुद्र में तो आप पेड़ पौधे बड़े बड़े लंबे पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं, जितना पत्तियां की संख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग आप समझ रहे हैं। अब आते हैं अपघटन डिकम्पोजिशन में। अब जानते होंगे केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्या करता है वो, वहां जो आपको मिट्टी में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको खंडन करके मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म कार्बनिक तत्वों में तोड़ देता है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं, और इसी प्रक्रिया को आप अपघटन या डिकम्पोजिशन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां हो, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मल आदि सहित अपरद जिसको डेट्राइट्स बनाते हैं, ये अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस का बनना, ये सब शामिल है। क्लियर? अपघटन तो बहुत पहले से क्लियर होगा। यदि आप इसको फिगर में देखें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ मृदा में एक वृक्ष उगा है, वृक्ष की पत्तियां टूट गई, मिट्टी में आ गया, ठीक है, जमीन पे आ गया। इस पत्तियों में कुछ पत्तियां जो है, पत्तियों का कुछ भाग कीटों एवं अन्य जीवों द्वारा भक्षण हो गया, बकरियां चढ़ गई उसको या कीट खा गए, है ना। और उसके बाद जो है खाद्य जाल में, उनके खाद्य जाल में प्रवेश कर गया। इसके बाद अब आई बारी केचुआ की या घटक की। यहाँ जो है क्या हुआ कि यह अब जैसे मान लीजिए कि शैवाल है या कवक है, अब इनके द्वारा जो है इसका आंशिक भक्षण किया गया, या फिर इनके द्वारा जो इसका अपघटन किया गया, है ना, या फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा यह कार्बनिक पदार्थ युक्त मिट्टी बन जाती है, या फिर इसका अपघटन हो गया, है ना, और इस प्रकार से पुनः फिर तो सूक्ष्म तत्वों के रूप में मिट्टी में मिल गया, तो फिर मिट्टी में मिल करके फिर यह पौधे को या इस तरह के अन्य पौधों को पोषक तत्व प्रदान किया। तो इस तरह से अपघटक यदि न हो तो क्या होगा, अगर एक पत्ती अगर गिरी है तो वह हमेशा गिरी रहेगी, और फिर पृथ्वी पर पैर रखने का आपको जगह नहीं मिलेगी।
और पोषक तत्व की खत्म समाप्ति हो जाएगी। और बस इस अपघटन के जरिए, इस अपघटक की सहायता से आप जो भी छोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए कि धान का फसल काटते हैं, तो धान का फसल काटते एकदम जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, फिर वो जुताई में वो मिट्टी में मिल जाता है, और देखिएगा कि कुछ दिन बाद आप उस मिट्टी को देखें तो धान का जो जड़ वाला हिस्सा था जिसको आप छोड़ दिए थे वो दिखाई भी नहीं देता। तो क्या हुआ, उसका अपघटन हो गया, मिट्टी में पुनः वो पोषक तत्व प्रदान कर दिया। तो अपघटन का एक महती भूमिका होता है पारितन। अपहरणकारी जैसे कि केचुआ है, अपहरण को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय जो का कार्बनिक पोषक है, ये भूमि जो मृदा संस्था में प्रवेश कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या, कौन, और जो जल में विलय होने वाले कार्बनिक पोषक तत्व जो बैक्टीरियल एवं जो कवकीय एंजाइम्स हैं, फंगल जो एंजाइम है, ये अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। उपचय और अपचय जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपचय। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म है, तो अपचय हुआ कि तोड़ना, तोड़ने की क्रिया वो अपचय कहते हैं, निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। तो आपको समझना यह आवश्यक है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद एवं समांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि चलो बंद हो गया, लगातार चलती रहती है, एक चक्र का निर्माण करता है। और इसी चक्र के कारण जो है क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो है या जो पारित तंत्र है वो स्थायी बना हुआ है। और यदि इसी चक्र में हम हस्तक्षेप करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो पारित तंत्र बिगड़ जाएगा। और पारित तंत्र बिगड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर जीव जंतुओं हो या मानव स्वास्थ्य हो या उसके कल्याण पर बैड इफेक्ट होगा। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, मिट्टी में। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस नाम सुने होंगे, बहुत उपजाऊ होता है, मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। ह्यूमस का क्या काम है कि सूक्ष्म जैविक माइक्रो ऑर्गेनिक जो एक्टिविटी होती है उसके लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, यानी उसको रोकता है। और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। प्रकृति में कोलाइडर होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। कौन, ह्यूमस। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक तत्व उत्पन्न करता है और उन्हें मुक्त करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। इसके जो अपघटन में जितने भी कारक आते हैं सारे फैक्टर को समझ गए। तो अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायुवीय घटकों तथा अपघटन के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवीय परिस्थितियों में यदि अपरद काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तथा अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तो यह तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपरदन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करता है। ताप अधिक होगी तो अपघटन तेज होगा, ताप यदि कम होगा तो अपघटन कम होगा। शुष्क मौसम है या शुष्क जगह है तो अपघटन की दर धीमी होगी। आर्द्र जगह है यानी भीना हुआ जगह है तो अपघटन की दर तेज होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। अब अपघटन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बना रहे हैं इसमें आपको यह काफी उपयोगी होगा, खासकर जो कचरा है जिसको आप डंपिंग की जगह पे आप देखे थे, तो कचरा से ड्राई होगा कि नम होगा, इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप बना सकते। अब हम लोग आते हैं ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है।
पारितंत्र में गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है। और जल तापीय पारितंत्र में चले जाएं तो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ ताप से उसको ऊर्जा मिल जाती, बाकी ऊपर में स्थल में आवे तो दूसरा कोई स्रोत नहीं, सिर्फ एकमात्र स्रोत है सूर्य। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर जो विकिरण, जो रेडिएशन आया, सपोज कीजिए कि 100 कैलोरी अगर आया तो सिर्फ 50 कैलोरी प्राप्त हुआ, 40 कैलोरी लाया तो सिर्फ 20 कैलोरी प्राप्त हुआ। ये डाटा आपको बहुत आवश्यक होगा अपने प्रोजेक्ट के निर्माण में। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु सूर्य की विद्युत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। जो पादप सूर्य से जो आया उसमें से 50% प्रकाश संश्लेषण के लिए आया और उस 50% में पादप सिर्फ 2 से 10% का उपभोग कर पाया और इस 2 से 10% से ही पूरा विश्व चल रहा है, रनिंग में है। ठीक है। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर है। प्रोड्यूसर, पौधों को प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वही आपके लिए भोजन बनाता है, वही आपके लिए ऊर्जा का स्रोत लाता है। तो आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। हमसे पादप को नहीं मिल सकता, पादप से हमको मिलता है। एक दिशीय है, यूनि डायरेक्शनल है, नो डायरेक्शनल है, एक दिशीय है। ऐसा नहीं कि रिवर्स होगा, उधर से ऊर्जा फिर लौट के आएगा। ठीक है। तो इसमें ऊर्जा गति का जो प्रथम सिद्धांत है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको आप देखेंगे तो पाएंगे कि वही सिद्धांत यहाँ काम कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र उष्मा गति के दूसरे सिद्धांत से अमुक्त नहीं है। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रकृति से संघर्ष कर सके। ऐसा नहीं कि एक दिन उसको ऊर्जा दे दें, उसका दे दें और 1 साल बाद देंगे तो उसमें संचित रहेगी, ऐसी बात नहीं है, निरंतर आवश्यकता होगी। क्लियर। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक, प्रोड्यूसर कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिक में शाकीय एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक हैं। जो शाक हैं और काष्ठीय हैं, जिस सब लकड़ी का निर्माण करते हैं उसको काष्ठीय पादप कहते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप, प्लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं। स्थापित बड़े पेड़ पौधे हैं, लेकिन जल में तो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, फाइटोप्लैंक्टन है जो तैरता रहता है आपको, इसके काई है जो उसके किनारे पे रहता है। क्लियर। अब आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों के बारे में पहले से पढ़े होंगे, तो ये प्रकृति में विद्यमान है, जो पादप से प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल बनाते हैं और प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। और इस प्रकार परस्पर अंतर्निर्भरता के कारण खाद्य श्रृंखला, फूड चेन या आहार जाल, फूड वेब का निर्माण होता है। किसी भी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो भोक्ता को बेच दी जाती है या जीव मृत हो जाती है और एक जीव की मृत्यु अपराध खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। एक जीव अगर मर गया तो फिर वहां कवक का, कीट का, कौवे वगैरह देखेंगे कि पहले यदि कोई जानवर मर जाता था, कौवे उसको खाते हैं, तो दूसरे ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो आहार श्रृंखला चलता रहा है। एक खत्म हुआ है कि दूसरे का आहार श्रृंखला वहां से स्टार्ट हो गया। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता पादपों पर निर्भर करते हैं।
अतः इन्हें उपभोक्ता तथा पोषित भी कहा जाता है। और यदि ये उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर वो प्राथमिक उपभोक्ता से आहार ग्रहण करेंगे, जैसे मान लीजिए कि घास को बकरी खाया, तो बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और बकरी को बाघ खाया तो बाघ हो गया द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। बाघ को कोई और खाया यदि, ऐसा अगर पॉसिबल, जैसे मान लीजिए कि टिड्डा है, टिड्डा को फसल को खाता है, टिड्डा हो गया प्रथम उपभोक्ता। टिड्डा को खाया मेढक, तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। मेढक को खाया सांप, तो सांप हो गया तृतीय उपभोक्ता। सांप को खाया चील, तो चील हो गया चतुर्थ उपभोक्ता। तो इस प्रकार जो जिसने अपने से कम लेवल का को आहार के रूप में लेता है, तो उससे एक जोड़ दीजिए तो वो ऐसा उपभोक्ता बन गया, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता निश्चित तौर पे शाकाहारी या शाकभक्षी ही होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट उत्पादक को कंज्यूम कर रहे हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशु तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृदक कवची होते हैं, मोलस्का जो होते हैं, वो सब प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं, या इन्हें प्राथमिक मांसभक्षी भी कह सकते हैं या द्वितीय उपभोक्ता भी कह सकते हैं। वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं ये द्वितीय मांसभक्षी के रूप में नामित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि घास उत्पादक हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मनुष्य द्वितीय उपभोक्ता हो गया, ठीक। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपराध खाद्य श्रृंखला के नाम से आप जान सकते हैं, जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बना होता है, जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परिपोषित जीव होते हैं। यह मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक पाचक एंजाइम्स स्रावित करते हैं, जो मृत जीवों तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं, जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी जीएफसी की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपरद जो खाद्य श्रृंखला है उसको चारण या चराई खाद्य श्रृंखला के नाम से जोड़ा जा सकता है। विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम है। अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पुष्पों के शिकार बन जाते हैं, और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच, तिलचट्टा है या कौवे हैं, ये सभी सर्वभक्षी होते हैं। तो खाद्य सर्वभक्षी है तो फूड चेन में नहीं आकर के फूड वेब बनाती है। तो खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल फूड वेब का निर्माण करते हैं। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय के रूप में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, शाकाहारी द्वितीय पोषण स्तर में आएंगे, है ना। आप देखेंगे मान लीजिए कि उत्पादक जो प्रोड्यूसर है, तो पेड़ पौधे प्राथमिक पोषक स्तर में आ गए। उसके बाद कंज्यूमर की बारी आई, प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीय पोषण स्तर इसको कहते हैं। जंतु टिड्डा गाय जो शाकाहारी जंतु हैं ये आ गए द्वितीय पोषक स्तर में। जो प्राथमिक को लिए तो ये तीसरे पोषण स्तर का निर्माण किए, जो मांसाहारी हैं, पक्षी, मछलियां, भेड़ियां, बाघ, है ना। चतुर्थ उपभोक्ता में चौथी पोषण स्तर मनुष्य हो गया। किस प्रकार से विभिन्न पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, ऐसा नहीं कि बढ़ता जाता है, नहीं। आप देखेंगे उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा की मात्रा घटेगी और
प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाएगी। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि कोई मनुष्य जो है वो साग सब्जी को खाएगा, उत्पादक खाएगा, और यदि वो शाकाहारी जीव माने बकरी को खाएगा तो ऊर्जा कब प्राप्त ज्यादा होगी? जब वो उत्पादक को खाएगा। निश्चित तौर पर देखें कि ऊर्जा की मात्रा घटती जा रही है, तो यदि पादप को खाएगा तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उसको मिलेगी। 1 किलोग्राम अगर प्लांट प्रोडक्ट खाया तो, और 1 किलोग्राम यदि वो मीट खाया है, तो निश्चित तौर पर 1 किलोग्राम प्लांट प्रोडक्ट से उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी का लेवल बढ़ते हुए पोषण स्तरों में घटता जाता है। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अब हम लोग आते हैं कि यह तो पोषण स्तर आपका बना है। अब इसमें आप इसकी रीति कैसे कैसे है ऊष्मा का, आप यहाँ देखें। सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हुई प्लांट के द्वारा प्रथम पोषण रीति में, हरे पादप में। यहाँ से द्वितीय पोषण रीति जो शाकाहारी है, यहाँ ऊष्मा आया, इससे तृतीय में आया, चतुर्थ में आया। अब इससे यहाँ जो आया, इससे ऊष्मा की मात्रा घट गई। और क्यों घट गए? यदि और ऊष्मा के वातावरण में रिटर्न चला गया, इससे इसमें घटा, इससे इसमें घटा, इससे इसमें घटा चला गया। इस प्रकार जो है विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बढ़ते हुए पोषण स्तरों में घटता चला जाता है। अब है कि जो पारिस्थितिक पिरामिड बनता है वह कैसे बनता है? पिरामिड को तो समझते हैं। पिरामिड हो गया कि नीचे जो है बहुत बड़ा हो और ऊपर में जो है उससे छोटा होता चला जाए, उससे छोटा होता चला जाए। तो एक संख्या का पिरामिड और एक आप ऊर्जा का पिरामिड आप इसको पिरामिड देख रहे नहीं, बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, वो सबसे छोटा है। आप देखेंगे कि देखिए, आप पारितन तो कोई बेहतर समझ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझते होंगे, नहीं तो क्लियर कर लें कंसेप्ट। दुनिया में या जीव मंडल में प्लांट ज्यादा है कि एनिमल ज्यादा है? निश्चित तौर पे आपका आंसर होगा कि प्लांट ज्यादा है, क्योंकि वो प्राथमिक उत्पादक है, उनकी संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। अब आप देखेंगे कि शाकाहारी ज्यादा है कि मांसाहारी ज्यादा? बकरी की संख्या ज्यादा है कि बाघ की संख्या ज्यादा है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, बकरी की संख्या ज्यादा है। निश्चित तौर पर प्लांट से उसकी कम हुई, लेकिन द्वितीय उपभोक्ता से अधिक हुई। और चील बाज की संख्या तो नगण्य होती जा रही, विलुप्त होते जा रहे हैं वो, लेकिन बाघ की अपेक्षा उसकी संख्या कम है। तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे हम पोषण स्तर पर बढ़ते चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी संख्या घटती चली जाती है और एक पिरामिड का निर्माण होता है, जिसको आप संख्या का पिरामिड कह सकते हैं। इसी तरह से ऊर्जा का पिरामिड भी ऐसे ही बनता है। पेड़ पौधे में सर्वाधिक ऊर्जा भी बताए हैं, उससे कम ऊर्जा होगी शाकाहारी में, उससे कम होगी मांसाहारी, द्वितीय उपभोक्ता में उससे कम ऊर्जा होगी तृतीय उपभोक्ता। तो ये क्लियर हो गया। तो जैव मात्रा में वही हाल होगा। अब हम लोग पिरामिड को क्लियर कर लिए। अब पिरामिड को क्लियर करने के बाद अब देखना होगा कि जो भी पिरामिड बन रहा है उसकी वजह से पारिस्थितिक अनुक्रमण कैसे होता है। तो सभी समुदायों का महत्वपूर्ण लक्षण पर्यावरण के बदलते स्वरूप के साथ इसके संगठन एवं संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहना। यह परिवर्तन क्रमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के परिवर्तन की समांतर होती है। अंततः यह परिवर्तन एक समुदाय को गठित करता है जो कि पर्यावरण से संतुलन के नजदीक होता है, और इसे चरम समुदाय कहा जाता है। एक निश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण किसको कहते हैं? तो एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से जो आकलित परिवर्तन है उसको कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण। अनुक्रमण के दौरान कुछ प्रजातियां एक क्षेत्र में नई बस्ती बसा लेती है और उसकी जनसंख्या अनगिनत होती चली जाती है, जबकि दूसरी प्रजातियां की जनसंख्या घटती चली जाती है और कभी कभी तो अदृश्य हो जाती है, विलुप्त तक हो जाती है। समझ आ रहा? आपको पता होगा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जो मनुष्य है वो किसी एक क्षेत्र में सीमित
सीमित था, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया, और जहां पहले था वहां की जनसंख्या घटती चली गई, या हो सकता है उस खास जगह की जनसंख्या समाप्त हो गई, और जो नई जगह गया वहां वो जनसंख्या में विश्व का पहला दूसरा स्थान ले लिया। तो इस तरह से इसी को आप पारिस्थितिक अनुक्रमण कह सकते हैं। समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तित होता है उसे क्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमक। शब्दों का जब इस्तेमाल प्रोजेक्ट में करेंगे तो इसको आपको समझ के रखना है। विशेष परिवर्तनशील समुदायों को क्रमक की चरण या क्रमक की समुदाय कहा जाता है। अनुक्रम के क्रम की चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव और प्रजातियों की जनसंख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। संसार के निवर्तमान समुदाय धरती पर जीवोत्पत्ति के पश्चात लाखों वर्षों के अनुक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। अचानक नहीं उत्पन्न हो गया। आपको डार्विन का विकासवादी सिद्धांत आप जानते होंगे। वास्तव में अनुक्रमण एवं विकास उस समय समांतर प्रक्रियाएं थी जो अपनी। अतः अनुक्रमण एक प्रक्रिया है जो वहां शुरू होती है जहां कोई सजीव ना हो, अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जहां कभी कोई सजीव ना रहा हो, जैसे नग्न पत्थर हो, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां के सभी जीव जो कभी वहां रहते थे किसी प्रकार से नष्ट हो गए, विलुप्त हो गए। पहले को प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे, जबकि दूसरे को द्वितीयक अनुक्रमण कहेंगे। प्राथमिक अनुक्रमण पाए जाने वाले क्षेत्रों का अनुक्रम है जैसे नया ठंडा लावा, नग्न पत्थर, नव विकसित तालाब या जलाशय, अभी वहां कुछ नहीं है, और धीरे धीरे देखेंगे मान लीजिए लावा है, लावा ज्वालामुखी उद्भेदन से लावा आया तो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होते 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 पूरा आग हो जाएगा, तब जाके हो सकता है वहां पे धीरे धीरे मिट्टी आ जाए, छोटे छोटे जीव आ जाए, फाइटोप्लैंक्टन आ जाए, या शैवाल आ जाए, फिर धीरे धीरे कवक वगैरह आ जाए, फिर धीरे धीरे छोटा पौधा उगने लगे, फिर बड़े बड़े पौधे लग जाए। और कभी आप देखेंगे कि जो आप खासकर जो पहाड़ी इलाका देखते हैं वो ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण ऊंचे चट्टान बन गए, वही जमा तो चट्टान बन गया और वहां पे जंगल आ गए हैं। तो ये अनुक्रमण का परिणाम है। अनुक्रमण हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नए जीवीय समुदाय की संस्थापना सामान्यतः धीमी होती है। विविध जीवों के जीवीय समुदाय की संस्थापना से पूर्व वहां उपजाऊ मिट्टी अवश्य होनी चाहिए। अधिकतर जलवायु की निर्भरता के आधार पर प्राकृतिक रूप से उपजाऊ मिट्टी के उत्पादन में कई सौ से कई हजार वर्ष तक लग सकते हैं। द्वितीय अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र से प्रारंभ होता है जहां प्राकृतिक जो जीवीय समुदाय निरस्त हो गए हैं, जैसे कि पूरी तरह से छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, जले या कटे वन, बाढ़ से प्रभावित जमीन, जबकि कुछ मिट्टी या अवसाद इनमें उपस्थित रहते हैं। अनुक्रमण की क्रिया प्राथमिक अनुक्रमण की अपेक्षा तेज होती है। साधारणतः पारिस्थितिक अनुक्रमण का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है, जबकि बाद में ये वानस्पतिक परिवर्तन विभिन्न प्रकार के जानवरों के खाद्य और शरण स्थल पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता जाता है जानवरों के प्रकार की संख्या तथा घटक भी बदलते जाते हैं। अब जैव विविधता में भी इसको देखे होंगे। किसी भी समय प्राथमिक तथा द्वितीय अनुक्रमण को प्राकृतिक तथा मानव जनित विभिन्न बाधाओं द्वारा क्रमक अवस्था को प्राथमिक अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आग लग जाए पूरा विलुप्त हो जाएगा, जंगल को काट दे तो जंगल जो पाइथन थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया, फिर धीरे 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 अनुक्रमण होगा वहां पे। इन बाधाओं से ऐसी नई स्थितियां पैदा हो जाती है जिससे नई जातियों को प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य जातियां हतोत्साहित हो जाती है अथवा निष्कासित हो जाती है। इसीलिए इस टॉपिक को जानना आवश्यक है आपको, और इसको राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के मुख्य विषय में लाया है। पाठ्यक्रम को समझना और इसके लिए अनुक्रमण को समझना आपको बहुत आवश्यक है। हम लोग पादपों के अनुक्रमण की बात करें तो आवास की प्रकृति के आधार पर, चाहे वो पानी हो अथवा शुष्क क्षेत्र हो, पौधों के इस अनुक्रमण को क्रमशः जलारंभी या शुष्कारंभी कहते हैं। जो जल से आरंभ हो जलारंभी, या जो सूखे क्षेत्रों से आरंभ हो शुष्कारंभी कहते हैं। जलारंभी अनुक्रमण जलमग्न क्षेत्रों में होता है और अनुक्रमण श्रेणी हाइड्रिड से समुद्रिक परिस्थिति की ओर अग्रसित होती जाती है। इसके विपरीत शुष्कारंभी अनुक्रमण जो होता है वो शुष्क क्षेत्रों में होता है और यह श्रेणी शुष्कता से समुद्रिक परिस्थिति की ओर बढ़ता जाता है।
अतः जलालंबी एवं शुष्कालंबी दोनों ही अनुक्रमण मध्यम जल परिस्थिति न तो बहुत शुष्क और न बहुत जलीय होता है। वह पारितंत्र जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें मूल अन्वेषक प्रजाति कहा जाता है। प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं। क्लियर हो गया? लाइकेन अम्ल का स्राव किया तो उससे चट्टान पिघल गया रिएक्शन से, तथा अपवर्तन व मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। बाद में ये बहुत छोटे पौधे ऐसे बायोफाइट के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो मिट्टी की कम मात्रा में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होते हैं। समय के साथ इनका बड़े पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अन्यथा कई चरणों के बाद एक स्थिर चरमावस्था पर वन समुदाय का निर्माण होता है। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता है चरम सीमा समुदाय स्थिर रहती है, वन है तो बना रहेगा, लेकिन बनने में कितना समय लगा, कितने चरण इसके पाए, ये आप देख लीजिए। समय के साथ जो मरुस्थलीय आवास है समुद्रीय में परिवर्तित हो जाते हैं। मरुस्थल था धीरे धीरे वो समुद्रीय हो गया, वहां भी धीरे धीरे जंगल विकसित। जल में प्राथमिक अनुक्रमण में लघु पादप दर्शक मूल अन्वेषक होते हैं। ये क्रमशः जड़ वाले निमग्न पादप, जड़ वाले प्लावी पादप एवं मुक्त प्लावी पादप के पश्चात दलदली नलकुल, दलदली घास, झाड़ी एवं अंततः पेड़ों द्वारा प्रक्रिया स्थापित किए जाते हैं। अंततः वही पुनः चरम सीमा समुदाय होंगे, समय के साथ जलकाय स्थलीय पावितंत्र में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीय अनुक्रमण में प्रजाति का आक्रमण मृदा की स्थिति, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा बीज या अन्य उपस्थित प्रावधान पर निर्भर करती है। यद्यपि पहले से मृदा विद्यमान होती है, यहाँ अनुक्रमण पर बहुत तेज होती है और चरमावस्था तेजी से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अनुक्रमण विशेष रूप से प्राथमिक अनुक्रमण एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो चरमावस्था तक पहुंचने में हजारों वर्ष लगा देते हैं। और यह समझना आवश्यक हो गया होगा कि सभी अनुक्रमण चाहे पानी में हो या भूमि पर हो, एक ही प्रकार से चरम समुदाय निजी की ओर अग्रसर करते हैं और इनके बनने में काफी समय लगता है। तो इस प्रकार ये जो चक्र है ये अनंत काल तक चलता रहता है और इसी को पोषक चक्र कहते हैं। अगला जो हम मूल विषय से संबंधित मुख्य विषय है उससे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें पोषक तत्व को आपको क्लियर करेंगे। कार्बनिक चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र, और साथ में जो इससे जो स्वास्थ्य का इफेक्ट पड़ रहा है, जो मानव कल्याण से किस प्रकार यह जुड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड आपको वीडियो